अभी के टाइम ईरान और इजराइल के बीच घमासान युद्ध हो रहा है, जिसमें यूएसए की एयरफोर्स एंड मिलिट्री इजराइल के साथ में खड़ी हुई है। लेकिन कोई भी युद्ध यूं ही नहीं शुरू हो जाता है, इसके पीछे कोई ना तो कोई बड़ा रीजन जरूर होता है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि इजराइल और ईरान एक दूसरे के बहुत ही पुराने दुश्मन हैं। अब यहाँ पर जब इजराइल से पूछा गया कि तुमने ईरान पर अटैक क्यों किया, तब इजराइल ने एक सीधा साधा आंसर दिया कि हमको पता चला है कि ईरान चोरी छुप के न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, और क्योंकि ईरान हमारा पुराना दुश्मन है, इससे हमको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। Brazenly, openly called for Israel's destruction. They backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. Today, the Jewish state refuses to be a victim of a nuclear holocaust. लेकिन यहाँ पर अब एक लॉजिकल और कॉमन सा सवाल आता है कि कोई भी देश अपने लिए न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है तो उससे प्रॉब्लम क्या है, जबकि इजराइल और यूएसए के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो देखो, इसकी कहानी तब शुरू होती है जब पहली बार अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था, और 9 अगस्त 1945 को अपना दूसरा परमाणु बम नागासाकी में गिराया था। इसके बाद ही दुनिया को न्यूक्लियर पावर की असली ताकत का पता चला। ये दोनों न्यूक्लियर स्ट्राइक इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि अगस्त से लेकर 1945 के एंड तक तकरीबन 1.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी थी, और सालों तक भयंकर न्यूक्लियर इफेक्ट देखने को मिला। अब हिरोशिमा और नागासाकी के केस को देखकर दुनिया भर में न्यूक्लियर वेपन्स की रेस शुरू हो गई थी, और सभी देश बहुत ही तेजी से न्यूक्लियर वेपन बनाने में लग चुके थे। यहाँ तक कि चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस ने 1950 से लेकर 1960 तक अपने न्यूक्लियर वेपन्स भी बना लिए थे। अब उस टाइम के जो एक्सपर्ट थे उनको ये डर था कि अगर जो ये रेस इसी तरह से चलती रही तो आगे आने वाले कुछ ही समय में लगभग 20 से 30 देश न्यूक्लियर पावर बन चुके होंगे। और सबसे बड़ा डर तो ये था, अगर जो जर्मनी, जापान, मिडल ईस्ट और साउथ अमेरिका के देश न्यूक्लियर पावर बन गए तो छोटी सी रीजनल वार भी न्यूक्लियर वार में चेंज हो सकती है, जिससे किसी स्पेसिफिक सिटी और कंट्री ही नहीं बल्कि पूरे प्लेनेट को खतरे का सामना करना पड़ सकता है। अब बात किसी सिटी या कंट्री की नहीं, पूरे प्लेनेट की थी। इसीलिए 1968 में एक एनपीटी नाम की ट्रीटी बनाई गई थी, जिसे हम ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स बोलते हैं। आइए अब इस ट्रीटी के सारे रूल्स को समझते हैं, लेकिन उससे पहले अपने प्यारे से हाथों से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जिन भी देशों ने 1967 से पहले अपने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते हैं और आगे नहीं बनाएंगे, और 1967 के बाद कोई भी नया देश न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा। केवल पीसफुली न्यूक्लियर एनर्जी का यूज किया जाएगा, और जो भी पुराने न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको रिड्यूस किया जाएगा। इसीलिए जापान के पास इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी एक भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। इस ट्रीटी पर लगभग 190 से ज़्यादा देशों ने साइन किए थे। अब क्योंकि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, इसलिए ईरान और यूएसए उस पर तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि इनका कहना है अगर जो ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए तो बाकी के देश भी न्यूक्लियर वेपन बनाने लग जाएंगे, और ट्रीटी के सारे रूल्स धरे के धरे रह जाएंगे। वाकई ये ट्रीटी बहुत ही अच्छी है, लेकिन मुझे पर्सनली इस ट्रीटी से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बू आ रही है। ये ट्रीटी उन देशों ने बनाई थी जो पहले से ही न्यूक्लियर पावर हो चुके थे, ताकि कोई नया देश न्यूक्लियर पावर ना बन सके, और जो देश न्यूक्लियर पावर बन चुके हैं हमेशा के लिए वही न्यूक्लियर पावर बने रहेंगे। मान लीजिए ये ट्रीटी इसलिए बनाई गई थी ताकि हमारे प्लेनेट को न्यूक्लियर वेपन्स के खतरे से बचाया जा सके। तो इस ट्रीटी में एक रूल ये भी होना चाहिए था कि जिन भी देशों ने पहले ही न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं वो उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करेंगे, ना कि रिड्यूस, क्योंकि अभी केवल रसिया के पास इतने ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि वो पूरी पृथ्वी को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और शॉकिंग बात बताऊँगा। तो देखो, अकॉर्डिंग टू एनपीटी ट्रीटी 1967 के बाद कोई भी देश किसी भी प्रकार से न्यू न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा। लेकिन इंडिया ने तो 1974 में, पाकिस्तान ने 1998 में, और इजराइल ने तकरीबन 1970 के पास, और नॉर्थ कोरिया ने तो 2006 में अपना पहला न्यूक्लियर वेपन बनाया। यहीं से आप देख सकते हैं कि इजराइल ने तो खुद 1967 के बाद ही अपना न्यूक्लियर वेपन बनाया, और अभी ईरान को क्यों रोक रहा है। तो अब सवाल यही आता कि जिन भी देशों ने 1967 के बाद में अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए उन पर किसी ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया, और उन्होंने ट्रीटी के रूल्स को कैसे तोड़ दिया। तो देखो, जिन भी देशों ने ट्रीटी के बाद में अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए उन्होंने किसी भी प्रकार से ट्रीटी के रूल नहीं तोड़े, क्योंकि जब ट्रीटी पर साइन हुए थे तब इन देशों ने उस पर साइन ही नहीं किए, इसीलिए उन पर इस ट्रीटी के रूल लागू ही नहीं होते। तो देखो, ट्रीटी साइन होने से पहले सोवियत यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस और चाइना जैसे देशों ने ही न्यूक्लियर वेपन्स बना पाए थे।
और इसीलिए केवल यही देश ऑफिशियली इंटरनेशनल न्यूक्लियर पावर स्टेट्स भी माने जाते हैं। और जिन देशों ने ट्रीटी के बाद में न्यूक्लियर वेपन्स बनाए वो अनऑफिशियली न्यूक्लियर स्टेट्स माने जाते हैं। इसमें इजराइल तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करता कि उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। सो आई होप आप इस वीडियो के थ्रू इस जंग की पूरी थीम को समझ चुके होंगे और पूरी की पूरी फसाद की जड़ को जान चुके होंगे। तो मिलते हैं एक और नए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।